हेलो दोस्तों, बिहार जो स्टेट एग्ज़ाम है आपका, चाहे से आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, चाहे से पेपर 1 है आपका या पेपर 2 है, तो उसके लिए जो है, जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन हैं, वो अपन हल करेंगे यहाँ पर। पुराने पेपर हैं, देख लेना आप। 2025 के पहले अपन सारे पेपर जो है, वो अपन हल करने वाले हैं, बिल्कुल निःशुल्क जो है, वो आपके लिए रहेंगे। बस चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। पहला प्रश्न देख लीजिए कि नलिनी जो है वो तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति जो है वो क्या होगी? ये प्रश्न 2025 के साइंस के पेपर में आया था। तो ऑप्शन थे आपके सामने कि भाई विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक में दिए गए जानवरों के चित्रों को देखने से, या फिर जो है तस्वीरें दिखाने से, या ब्लैक बोर्ड पर जानवरों को चित्र बनाना, या जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म बनाना। क्योंकि बच्चे क्या है कि जैसे जो भी है वीडियो के माध्यम से जल्दी समझते हैं, तो सबसे उपयुक्त आंसर जो है आपके बोर्ड ने माना है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहेगा। ऐसे प्रश्न ही जो है वो आपको जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में देखने को मिलेंगे इस बार जो आपका पेपर होगा। बिल्कुल पूरे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ऑथेंटिक हैं पूरे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था है कैसी है? अनुदेशात्मक कार्य है, कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं है, अनुदेशात्मक कार्य या कोई कार्य नहीं, दोनों है या कोई नहीं। समझिए क्वेश्चन को कि भौतिक जो संसाधन है, जो आपके भौतिक संसाधन है, उनकी व्यवस्था कोई अनुदेश नहीं है, कोई अनुदेश कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे। बी ऑप्शन जो भी करके आए थे वो सटीक आंसर था। ऐसा ही पेपर इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आओ। अगला प्रश्न है कि परीक्षण के निर्माण के लिए चार चरण क्या क्या हैं? तो देखो कोई भी आपका जो जो आपका परीक्षण बनाया जाता है उसके चार चरण हैं। पहला चरण होता है कि उसकी योजना बनाना। सबसे पहला काम क्या होता है? उसकी योजना बनाना होता है। दूसरा होता है तैयारी करना। ये चार चरण आप याद रखना। दूसरा उसकी तैयारी होता है। तीसरा होता है परीक्षण। और चौथा होता है मूल्यांकन। ठीक है, ये चार चरण जो हैं वो आप याद रखना। ये ऐसे प्रश्न आएंगे इस बार भी। योजना, तैयारी, परीक्षण और मूल्यांकन, ये चार चरण हैं। तो देखो इनमें से कौन कौन से दिए हुए हैं। तो परीक्षा की योजना बनाना, तैयारी करना, परीक्षण का प्रयास करना, परीक्षण का मूल्यांकन, तो सारे आ गए ना। देखो ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्न पूछा हुआ है, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम। ठीक है भाई, जो कठिन परिश्रम के लिए बच्चों को प्रेरित करे। तो ऑप्शन थे कि स्वयं परिश्रम करना, ये देखकर विद्यार्थी स्वतः ही उनको प्रेरणा मिलेगी। भाई अपन जो है वो कोई काम करके बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उसको देख करके जो है उसका अनुकरण करके सीख लेंगे। समझ रहे हो? दूसरा है परिश्रमी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना, कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में व्याख्यान दिया जाना चाहिए। व्याख्यान व्याख्यान वगैरह ये जो है वो आपका वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, कड़ी मेहनत से सफलता का उदाहरण, देखिए उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्वयं अगर आप परिश्रम करेंगे और विद्यार्थी को जो है स्वतः उससे प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित करने के लिए बोला है, तो ऑप्शन एक को सबसे सटीक माना है। ऐसे अब क्या है कि ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चे क्या है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, तो प्रॉपर आपको आंसर वहां पर लगा के आना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप आ जाइए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मानकीकृत परीक्षणों का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रारूप जो है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब ध्यान रखना, किसी भी जो आपका एग्जाम है ना, अगर उसमें विश्वसनीयता बनानी है तो एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर उसका आवश्यक है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न याद रखना। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना उसमें बहुविकल्पी आंसर में दिख जाए ना, बस आपको यही टिक करके आना है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक साक्षात्कार में आप जो नेल्सन मंडेला है उससे क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण, भाई ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसके कौन से स्तर का है? अनुप्रयोग का है, मूल्यांकन का है, विश्लेषण का है? तो आप प्रश्न पूछेंगे, आप सुनिएगा, नेशनल मंडेला से क्या है, क्या प्रश्न पूछेंगे, कौन सा अनुप्रयोग आप करेंगे? तो ये किसका हो जाएगा? अनुप्रयोग का हो जाएगा। आसान प्रश्न था, अगर आप सोच समझ के आंसर दो ना, तो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन है। आप तो क्या करना, देखिए जो भी बच्चे जैसे मान लो ये एस्टेट दे रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। पुराने तो पेपर हल कर लो सारे, इतने समय में आपको क्या करना है, पुराने पेपर जो है ना वो सारे हल करके जाओ। प्लस आप जो प्रैक्टिस सेट, जो आपका प्रैक्टिस सेट है 5-10 जो प्रैक्टिस सेट आप लेकर के आते हो वो आप हल कर लो। अगर ये संसाधन नहीं है आपके पास में कि सर हम कहाँ से करें, ये सारा का सारा कंटेंट जो है ना
सर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मैं एक बार यहाँ भी आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर है 7424939386। ठीक है, आप लोग क्या करना, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ठीक है कि सर हमें जो है पुराने पेपर चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए, सब कुछ हम आपको लिमिटेड फी में उपलब्ध करवा देंगे। तो एस्टेट का संपूर्ण नोट्स भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करना, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, ठीक है भाई, जिनको भी एस्टेट पेपर पास करना है। बाकी तो मैं यूट्यूब पर भी आपके लिए निःशुल्क सब कुछ लेकर के आऊँगा। अगला प्रश्न आप आ जाइए। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें आप विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं, वो क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जो स्थिति है उससे सामान्य पहलुओं की ओर, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, ये ऐसे कह रहा है। विशिष्ट से किसकी ओर? सामान्य की ओर। आपने शिक्षण विधियां अगर पढ़ी हैं तो विशिष्ट से सामान्य की ओर इसको कहा जाता है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ये हो गया आपका अमूर्त। कैसा हो गया? अमूर्त हो गया। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ, क्या पूछा था? बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऑफिशियल है ना। देखिए, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ज्ञान का अधिग्रहण करना, व्यक्तिगत समायोजन करना, ज्ञान का समावेश करना, या व्यवहार में संशोधन करना। तो आपके व्यवहार में क्या आपने संशोधन किया है, ये होता है एक्चुअल सीखना। समझ गए? व्यवहार में कौन सा आपने संशोधन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। सूक्ष्म शिक्षण। अब सूक्ष्म शिक्षण आपने पढ़ा होगा, उसमें छात्र शिक्षक एक पाठ योजना बनाता है जिसमें वह कर सकता है, क्या करेगा? मान लो कि कोई आपको जो है पाठ योजना बनानी है, कोई भी आपको पाठ योजना बनानी है ना, तो एक नया कौशल सीखेंगे, एक नई राय विकसित करेंगे, एक नए ज्ञान का तरीका प्राप्त करेंगे, या किसी विशेष कौशल का अभ्यास करेंगे। अब पाठ योजना बना रहे हो आप, ठीक है, तो आप एक विशेष कौशल का अभ्यास करेंगे, विशेष का। ठीक है ना, ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ है। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, यही आंसर माना था बोर्ड ने, तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, टीम शिक्षण से किसका एकीकरण होता है? मान लो टीम शिक्षण आप कर रहे हो, कोई टीम आपको पढ़ा रही है, ठीक है, तो उससे आप किस चीज़ को समेट करके लाओगे? मान लो जैसे 5 टीचर थे, 5 टीचर, मान लो कोई आपका मैथ पढ़ा रहा है, कोई आपको साइंस पढ़ा रहा है, कोई आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, तो ये सारे के सारे एक जगह ला करके क्या आपका खत्म हो जाएगा? सर हमारा पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा। पाठ्यक्रम एक जगह मिल जाएगा हमें, उसका एकीकरण हो जाएगा। तो देखो, पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। सूक्ष्म शिक्षण जो भी अपन ने बात की थी, इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? तो सूक्ष्म शिक्षण याद रखना आज के बाद, 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट का जो शिक्षण है ना, 5 से 10 मिनट का जो शिक्षण है उसको कहा जाता है क्या? सूक्ष्म शिक्षण। क्या कहा जाता है उसको? सूक्ष्म जो है शिक्षण कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला जो प्रश्न है वो है कि एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल हैं क्या क्या है? अब सूक्ष्म जो शिक्षण चक्र होता है ना, उसमें क्या क्या आपका शामिल होता है? तो 3 बातें याद रखनी है। एक होती है योजना, एक तो होती है क्या योजना होती है, एक होता है शिक्षण क्या आप पढ़ाएंगे, एक जो है उसकी प्रतिपुष्टि आप कैसे करेंगे, एक उसकी प्रतिपुष्टि कैसे करेंगे। तो ये देखो, ये तीनों ऑप्शन सी में दिए हुए थे, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला जो आपका क्वेश्चन आया था कि डैश को छोड़कर सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक है। अब देखो, कक्षा प्रक्रिया में क्या क्या होता है? कक्षा में लेन देन, अपेक्षित सीखने के परिणाम, सीखने का आकलन। तो क्या शामिल नहीं है? तो आपका शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन। भाई कक्षा प्रक्रिया में थोड़ी शामिल है, कब जो शिक्षक का जो प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा ये अलग है ना। तो ऑप्शन ए हो गया आपका, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति है? आलोचनात्मक, रचनात्मक, संकीर्ण, ये सारी की सारी हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान का वह चरण जिसमें जांच पड़ताल के लिए परिकल्पना तैयार करना शामिल है। ठीक है, तो कार्य की योजना बनाना क्या होता है? कार्य की योजना बनाना, कार्य करने के लिए योजना बनाना। ठीक है, याद रखना है इसको भी। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला जो प्रश्न है कि छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो
सही तरीके से पढ़ाते हैं, सुंदर होते हैं, सुंदर से मतलब ही क्या है, योग्यता कई डिग्रियों से मतलब नहीं है। बहुत कुछ सिखाते हैं, हम देखो छात्रों को बहुत कुछ सिखाते हैं या सही तरीके से पढ़ाते हैं, जो सही तरीका जिसका रहेगा टीचर का, उसका ज़्यादा सम्मान होगा। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आप निम्न में से कौन सी आदतों को आकार देने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आदतों को जो है आकार देना है तो प्रशिक्षण का उपयोग करेंगे। किसका? प्रशिक्षण का, समझ गए? ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा हुआ है। ये देखिए भाई अगला क्वेश्चन, किसी संस्थान में सकारात्मक जो शिक्षण वातावरण है उससे संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई शिक्षण संस्थान है, ठीक है, किसी संस्थान में सकारात्मक शिक्षक वातावरण मिले तो उसके लिए देखिए आप क्या क्या करेंगे। शिक्षक किस हद तक स्पष्ट प्रस्तुति देते हैं? नहीं। कक्षा और शिक्षण के भीतर साझा करने वाली खुली चर्चा की गुंजाइश, सही बात है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षकों की विषय वस्तु में निपुणता, जैसे छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने में परिलक्षित होता है? नहीं। संस्थान या कक्षा में सकारात्मक, सकारात्मक पुनर्बलक शब्द आ गया तो इसको ही लेना है आपको। तो सेकंड और फोर्थ हो गया, देखो सेकंड और फोर्थ, समझ गए? अगला प्रश्न, अगला जो आपका क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र कैसे बनाएंगे? आपको स्वतंत्र बनाना है बच्चों को, सभी को जिम्मेदारी देंगे भाई, ठीक है, सभी को जिम्मेदारी दे करके स्वतंत्र बना देंगे कि लो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम स्वतंत्र हो, ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो हो गए स्वतंत्र। आदेश तो दे ही नहीं सकते, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। ऐसे प्रश्न ही जो है ना वो आपको इस बार स्टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोलो का मतलब क्या होता है? सोलो, SOLO, सोलो का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अवलोकन किए गए सीखने के परिणाम की जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है उसको कहा जाता है सोलो, ठीक है। अवलोकन किए गए सीखने के परिणाम की संरचना, याद रखना है इसको भी। अगला प्रश्न आओ, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। एक शिक्षण विधि है, मैं आपको बता दूं, लो ये विश्लेषण विधि है। कौन सी है? एक तो होती है आपकी संश्लेषण, एक आपकी है विश्लेषण, दोनों अलग अलग है। जैसे आगमन निगमन आपकी होती है, तो विश्लेषण जो विधि होती है ना, विश्लेषण जो विधि होती है उसमें क्या क्या होता है कि आप एक अवधारणा को जो है, जैसे मान लो एक कोई आपकी बड़ी अवधारणा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप सीखेंगे, समझ गए? तो छोटी छोटी अवधारणाओं में सीखेंगे। ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, इसका विश्लेषण विधि का ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, समझ गए? मतलब एक जो, जैसे मान लो बड़ी समस्या है ना, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आप पढ़ेंगे तो उसको तो कहते हैं विश्लेषण। एक होता है छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको आप एक जगह समेटेंगे, वो होता है आपका संश्लेषण, समझ गए? ऐसे ही एक आपका होता है आगमन, होता है एक आपका निगमन, समझ गए ना? उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला, अगला जो प्रश्न आया था वो आया था कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को मानचित्र सिखाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त लगती है? तो सबसे उपयुक्त जो रणनीति है उसी वही मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षार्थियों को स्वयं के प्रतीकों का उपयोग करके चीज़ों की सापेक्ष सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करके अपने निकटतम परिवेश के मानचित्र बनाने की सुविधा प्रदान करना, ये सबसे सटीक था। तो ऑप्शन जो है वो डी आपके साथ, ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। ये प्रश्न भी जो है आपका पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रिया की गलत व्याख्या का खतरा सबसे अधिक है? भाई कौन सी क्रिया की गलत व्याख्या का, तो समझा रहे हो ना, समझा रहे हो, उसमें आप गलत व्याख्या नहीं कर सकते, समझ रहे हो? समझा रहे हो तो उसमें गलत व्याख्या नहीं कर सकते। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के पास सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि जैसी कई विषयों में बहुत सारी वैकल्पिक धारणाएं होती हैं। इन वैकल्पिक धारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके सारे के सारे होंगे, परिवार, समुदाय, पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें, चमड़े, कहानियाँ, कविताएं, सब कुछ होगा, समझ गए? सजीव निर्जीव सब में आ रहा है ना ये। ऐसे ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न भी जो है वो एस्टेट 2025 में आया था। राइटिंग बोर्ड क्या है? ये भाई ये समझिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइटिंग बोर्ड, जैसे मान लो ये बोर्ड है, मैं इस पर लिख रहा हूँ अभी, ये बोर्ड है अपना, इस पर मैं लिख रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? इसको देखोगे, ये लिखा हुआ है तो देख ही सकते हो। तो दृश्य सहायता, कैसी? दृश्य। ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड में से ऑटोमेटिक आवाज़ आती है सर्वे हो जाएगा, सर्वे नहीं होगा, ओनली दृश्य होता है, ठीक है। राइटिंग बोर्ड, लिखने के बोर्ड की बात है, ठीक है। अगला, तो आपको जो है ना, जो सारी आपकी जो मतलब कि दृश्य सर्वे सामग्री, ये सारी आपको याद करनी है, तब जा कर के ही जो है आप लोग ये सब करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्तात्मक प्रशासन की विशेषता नहीं है, सत्ता सत्ता वाले प्रशासन की विशेषता नहीं है, तो शेयरिंग करना, शेयरिंग करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी।
अगला जो प्रश्न आपका आया था वो था कि किस आकलन तकनीक में छात्रों को अपनी प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने काम का संग्रह बनाना शामिल है। तो रचनात्मक आकलन है, योगात्मक है, प्रदर्शन है या पोर्टफोलियो है। तो ये तो आपका पोर्टफोलियो बनाना हो गया है, ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, मान लो कि छात्रों को जो है उनकी जैसे क्या उपलब्धि थी, क्या प्रगति थी, उनको आप जो है ना एक जगह उसका संग्रह करोगे, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। अगला जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से आया था कि सफल होने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक जो सफल होने के लिए शिक्षक को जो है वो विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को अपने मन में धारण करना चाहिए। तो एक उपयुक्त तकनीक और मानक अपनाने के लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी जो है आपके आए हैं। अब देखिए कुछ आपके जैसे कुछ जीएस के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। आपको पता है कि भाई 30 क्वेश्चन जो है वो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के रहते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग के जो है वो 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फिर आपके मान लो 10 क्वेश्चंस में आपका मैथ और रीजनिंग रहता है। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस में जो है आपका जीएस रहता है। तो उस जीएस के ये प्रश्न है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जिस भी बच्चे को एस्टेट की अपनी कंप्लीटली तैयारी करनी है ना, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2, तो हमारा जो नीचे नंबर आ रहा है 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारी दी गई जो आपका नोट्स वगैरह उसको आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है आपका एस्टेट जो है वो कम समय में आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए, वह पंखयुक्त मछली नहीं है भाई जिसके पंख नहीं होते। तो झींगा मछली को याद रखना आज के बाद। झींगला झींगा जो मछली होती है ना उसके पंख नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका आया था ये मैथ का है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ से आया है। दो संख्याएं जो हैं वो 3:5 में है। प्रत्येक संख्या में जो है वो 12 जोड़ा जाए तो ये अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लो कि आप जो है एक को 3x मान लोगे, एक को आप 5x मान लोगे। प्रत्येक संख्या में जो है 5 जोड़ा जाता है तो 3x + 12 हो गया, और दूसरी हो गई 5x + 12। इनका अनुपात दिया है तो 5/7 कर लेना। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना, फिर 3x का मान निकालोगे तो आपको दोनों संख्याओं का योग जो है वो आपको मिल जाएगा कितना, 48। ठीक है, मैथ का प्रश्न है, आप हल कर लेना आराम से। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला प्रश्न जो है वो आपका आपका लॉस एंड प्रॉफिट से आया है, प्रॉफिट लॉस से है। एक मकान का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, मकान की मरम्मत की लागत इतनी रुपए है, तो मकान का 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो इन दोनों को आप ऐड कर लेना। पहले तो इन दोनों को क्या कर लेना, आप प्लस कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसका 120/100 निकाल देना। 20% लाभ बोला है ना, इन दोनों को जोड़ने पे जो भी आए उसका 120/100 करेंगे तो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो आप तक आ जाएगा। मैं तरीका आपको बता देता हूँ, आप लोग कर लेना आराम से। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु और जो जो आपका जीएसटी है उसका उद्देश्य क्या है। देखो सबसे पहले तो जीएसटी आया कब था। जीएसटी जो है वो आपका आया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को आया था। 101वां संविधान संशोधन था। 101वां आपका जो है संविधान संशोधन था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाना। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। तो ऐसे सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल अपन करेंगे सारे के सारे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। तो जिनको स्टेट की तैयारी करनी है नीचे हमारा नंबर आ रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। धन्यवाद।